साल 1991 दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट ताकत सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आज 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और रूस एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही दमदार पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं, अराजकता से नियंत्रण तक के इस पूरे सफर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक सुपर पावर सिर्फ 3 दशकों में इतना कैसे बदल गई। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये कहानी है 90 के दशक की भयानक अफरा तफरी से लेकर आज के एक बेहद मुखर और ताकतवर रूस तक पहुंचने की। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। पहला हिस्सा, सोवियत संघ का अंत। एक महाशक्ति कैसे टूटकर बिखर गई, और इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 1980 के दशक के उस दौर में जब सोवियत अर्थव्यवस्था एक तरह से ठहर सी गई थी। अब इस ठहराव को तोड़ने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 बड़े सुधारों का ऐलान किया। पेरेस्ट्रोइका मतलब अर्थव्यवस्था में बदलाव, और ग्लासनोस्त मतलब खुलापन। मकसद तो नेक था, सिस्टम को बचाना, लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। जैसे ही लोगों को थोड़ी सी भी बोलने की आज़ादी मिली, सालों से दबी हुई राष्ट्रवाद की भावनाएं और आज़ादी की मांगें वो सब एकदम से बाहर आ गई। फिर आया साल 1991 जो सब कुछ बदलने वाला था। अगस्त में कुछ पुराने कट्टर कम्युनिस्ट नेताओं ने तख्ता पलट की एक नाकाम कोशिश की। इस कोशिश ने मॉस्को में बैठी सेंट्रल सरकार की बची खुची ताकत भी खत्म कर दी, और फिर तो बस एक के बाद एक गणराज्यों ने अपनी आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर दिया। आखिरकार दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने मिलकर ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ अब नहीं रहा, और इसी के साथ सोवियत संघ इतिहास बन गया। सोवियत संघ तो टूट गया, लेकिन अब रूस का क्या होगा? यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और शायद सबसे मुश्किल दौर। बोरिस येल्त्सिन का 1990 का दशक, जिसे अराजकता का दशक भी कहा जाता है, एक ऐसा दौर जो जबरदस्त आर्थिक झटकों और सामाजिक उथल-पुथल से भरा था। येल्त्सिन सरकार ने एक बहुत ही रैडिकल आर्थिक नीति अपनाई जिसका नाम था शॉक थेरेपी। इसे समझिए, ये एक तरह का इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट था। मतलब रातों रात बिना किसी तैयारी के सरकारी कंट्रोल वाली अर्थव्यवस्था से निकलकर फ्री मार्केट वाले पूंजीवाद में छलांग लगाना। सारी सरकारी चीजों के दाम बाजार के हवाले कर दिए गए और सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचा जाने लगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकला वो सच में भयानक था। कीमतों पर से कंट्रोल हटते ही महंगाई बेकाबू हो गई। पुरानी सरकारी फैक्ट्रियां और उद्योग धड़ाधड़ बंद हो गए, जिससे लाखों लोग सड़कों पर आ गए। लोगों की पेंशन तक मिलनी बंद हो गई और गरीबी ने हर तरफ पैर पसार लिए। और इस खालीपन को भरने कौन आया? माफिया। संगठित अपराध एक बड़ी ताकत बन गया। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। एक तरफ था सोवियत वादा, नौकरी की सुरक्षा, रहने को घर, बेसिक हेल्थ केयर, चाहे जैसा भी हो एक तरह की स्थिरता थी। और दूसरी तरफ 90 के दशक की हकीकत, बाजार का कोई भरोसा नहीं, माफिया की वसूली, गरीबी और भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता। ये रूसी समाज के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अब जब हर तरफ ऐसी अफरा तफरी हो तो कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, और यहीं से एंट्री होती है ओलिगार्क्स की। ये वो मुट्ठी भर लोग थे जिनके सरकार में बड़े कनेक्शंस थे। इन्होंने इस निजीकरण की आड़ में देश की सबसे कीमती संपत्तियां जैसे तेल, गैस और धातु के बड़े बड़े भंडार कौड़ियों के भाव खरीद लिए। देखते ही देखते ये लोग बेहिसाब अमीर और ताकतवर बन गए। तो 1990 का दशक जब खत्म हो रहा था तब तक रूसी समाज थक चुका था। वो इस रोज-रोज की अनिश्चितता से तंग आ गया था। लोगों में स्थिरता और व्यवस्था के लिए एक गहरी तड़प पैदा हो गई थी, और ऐसे में देश को इंतजार था एक ऐसे लीडर का जो आकर कहे, बस अब बहुत हुआ। ये जो लाइन है ना, ये उस समय के आम लोगों की आवाज है। लोगों को आज़ादी से ज्यादा कानून और व्यवस्था की जरूरत महसूस हो रही थी, और इसी आवाज को सुनकर, इसी मौके को पहचानकर सत्ता में आए व्लादिमीर पुतिन, केजीबी के एक पूर्व अधिकारी जिन्होंने देश में फिर से ऑर्डर बहाल करने का वादा किया। अब पुतिन का प्लान क्या था? उनका एक ही मकसद था, सत्ता को फिर से मजबूत करना, उसे ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन में लाना। इसी को कहा गया वर्टिकल ऑफ पावर। इसके लिए उन्होंने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, राज्यों के गवर्नरों की ताकत कम करके सारी राजनीतिक शक्ति को मॉस्को में केंद्रित किया। दूसरा, देश के सबसे जरूरी सेक्टर जैसे एनर्जी और मीडिया,
उन्हें बड़े-बड़े ओलिगार्क्स से वापस छीनकर सरकार के कंट्रोल में लिया। और तीसरा, सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसीज को पहले से कई ज्यादा ताकतवर बनाया। तो देश के अंदर तो कंट्रोल मजबूत हो गया। अब बारी थी दुनिया को यह दिखाने की कि रूस वापस आ गया है। यहीं से रूस की मुखर विदेश नीति का दौर शुरू होता है, यानी एक महाशक्ति की वापसी। और अगर हम पिछले 20 सालों को देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। 2008 में जॉर्जिया युद्ध, ये एक सिग्नल था कि रूस अपने हितों के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया का विलय, 2015 में सीरिया के गृह युद्ध में एंट्री, जिसने रूस को मिडिल ईस्ट में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया, और फिर 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण, जिसने रूस को सीधे सीधे पश्चिम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब पश्चिम के साथ रिश्ते इतने बिगड़ेंगे तो कोई ना कोई नया साथी तो चाहिए होगा। और यहीं पर रूस ने अपनी विदेश नीति में एक बड़ा मोड़ लिया, जिसे कहते हैं ईस्टर्न पिवट, यानी पूरब की ओर देखो। खास तौर पर चीन के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी हुई है, जिसमें बड़े बड़े एनर्जी सौदे, साथ में मिलिट्री अभ्यास और कूटनीतिक तालमेल शामिल है। तो ये तो हुई गुजरे हुए कल की बात। चलिए अब आते हैं आज के रूस पर और समझते हैं कि ये जो स्थिरता आई है, इसकी कीमत क्या रही है। आज की रूस के सिस्टम को समझने के लिए ये शब्द बहुत जरूरी है, मैनेज्ड डेमोक्रेसी। मतलब कहने को तो लोकतंत्र की सारी संस्थाएं हैं, चुनाव भी होते हैं, संसद भी है, संविधान भी है, लेकिन असल में नतीजों पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। मीडिया पर दबदबा, एक कमजोर विपक्ष और एक बेहद ताकतवर रूलिंग पार्टी के जरिए। चलिए अब रूस की अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। यहाँ तस्वीर में दो पहलू हैं। ताकत ये है कि रूस आज भी तेल, गैस और खनिजों का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। उसके पास एडवांस्ड मिलिट्री और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, लेकिन कमजोरियां भी बड़ी हैं। पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ इन्हीं चीजों को बेचने पर टिकी है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और नए टैलेंटेड लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। अब ये नंबर देखिए, 7%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो औसत सालाना ग्रोथ रेट थी जिससे पुतिन के पहले दो कार्यकालों 2000-2008 में रूस की अर्थव्यवस्था बढ़ी। इसकी बड़ी वजह थी दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतें। इस ग्रोथ ने आम रूसी लोगों की जिंदगी बदल दी और यही वजह है कि बहुत से लोगों के लिए पुतिन का मतलब तरक्की और स्थिरता बन गया। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये सफर शुरू किया था कि आखिर इस स्थिरता की कीमत क्या है। आज़ादी और व्यवस्था के बीच का ये सौदा, यही वो दुविधा है जो रूस के पिछले 30 साल के सफर को परिभाषित करती है। और यही वो सवाल है जो आज भी रूस के सामने खड़ा है और शायद आने वाले कई सालों तक उसके भविष्य की दिशा तय करेगा।